साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोस्तों हम हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, यानी वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, और अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कार्बन। यानी हमने जो हाइड्रोकार्बन पढ़े थे वो हाइड्रोकार्बन में ना तो कोई स्मेल थी, कोई ऑर्डर थी उनमें, और ना ही उनमें कोई कलर था, यानी कि वो सारे कलरलेस थे। हाँ, अगर एसिटिलीन है उसमें अगर थोड़ी सी अगर कोई इम्प्योरिटी या अशुद्धि आ जाए तो उसमें लहसुन जैसी गंध आती है। बाकी अगर मैं बात करूं दूसरे कंपाउंड्स की, जैसे एरोमेट जो अपने हाइड्रोकार्बन है, तो उनमें कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होती कि हम उनको पहचान सकें। तो जैसे कि अपनी एलपीजी है तो उसमें क्या आ रही है, एलपीजी में आ रहा है मेनली ब्यूटेन आती। अब ब्यूटेन में कोई भी विशेष ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हम उसके अंदर मिथाइल मरकेप्टेन यानी एक प्रकार का ये क्या है, एक कंपाउंड है या एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि कोई पदार्थ है जो उसके अंदर डाल देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो हमें गैस क्या रिसाव होने पर जो सुगंध आती है कि भाई यार हमारे सिलेंडर से गैस निकल रही है, तो वो ब्यूटेन की ना होके किसकी होती है, मरकेप्टेन की। तो इसीलिए इनमें कोई नहीं होती। लेकिन जो एरोमेटिक है ये एक विशेष प्रकार के हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर एक विशेष एरोमा या विशेष गंध पाई जाती है, इस वजह से हम इनको एरोमेटिक बोलते हैं। और इनमें क्या होती है, रिंग होती है, उसकी वजह से हम इन्हें एरीन भी बोलते हैं। ठीक है। और अब क्या है कि इनमें क्या होता है, इनका जो मेन मेंबर है वो बेंजीन है। इस वजह से क्या है कि हम इनको बेंजीन से ही इनकी तुलना करके पढ़ते हैं कि भाई ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, बेंजोइनोइड है या नॉन बेंजीनोइड है। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में टॉपिक वाइज बताना चाहता हूं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखो, सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक वो होंगे जिनमें एक विशेष गंध होगी और जिनमें एक बेंजीन की रिंग होगी। ठीक है, बेंजीन रिंग और विशेष गंध, ये दोनों क्या है, एरोमेटिक कार्बन के लक्षण है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि, और एरीन का मतलब यही चीज एरीन, जो ये जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है ये एरीन कहलाती है। ठीक है। अब हमें क्या है कि भाई जैसे बहुत से बारी बार जैसे मैं मान लूं ये वाली, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन हमें अगर इनका क्या पता करना है कि भाई इनके अंदर कार्बन कितने हैं या इस रिंग में हाइड्रोजन कितने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक फॉर्मूले का हम यूज करते हैं जो है CnH2n-6y। जो यहाँ पे n है वो नंबर ऑफ कार्बन को प्रेजेंट कर रहा है, जबकि y है जो नंबर ऑफ बेंजीन रिंग को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो भी हमें पता करना है कि ये जो रिंग है या ये जो हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें कार्बन कितने हैं, और जैसे कार्बन तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। तो ये हो गया 1 2, तो ये हो गया Cn यानी C10, और ये हो गया 2n इंटू यानी ये हो गया 20 माइनस यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई ना, 1 और 2 यानी 12, यानी हो गया 8। अब 8 हम गिन भी सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई 10। ठीक है। यानी यहां पर जो कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो यहां से, और क्योंकि इसके अंदर देखो एक चीज और, अब इनके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। किसमें हो गया है, कंजुकेशन में। कंजुकेशन यानी एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये जो वाली कंडीशन होती है इसको हम कंजुकेशन बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये जो अपना डबल बॉन्ड है वो कंजुकेशन में है। किसमें है भैया, कंजुकेशन में है। ठीक है, ये लो।
लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब क्या है कि पहले तक यही था कि यार ये कंजुगेशन में, लेकिन इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो डीलोकेलाइज्ड यानी पूरी ही जो रिंग है उसके अंदर फैले हुए रहते हैं। मान लो जैसे कि मान लो ये बेंजीन है, तो इसके अंदर एक ने पूरी की पूरी में वो फैले हुए रहते हैं। इस वजह से बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, याद रखें। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। उसका एक ही रीजन है कि भैया ये जो है डीलोकेलाइज्ड यानी पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के अंदर फैले हुए हैं, यानी लोकेलाइज यानी इनकी कोई भी एक लोकेशन नहीं है कि भैया यहां मिलेंगे। तो अब ये तो हो गई देखो अपने एरोमेटिक। अब एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। देखो कौन से, आओ। यानी मैं बात करूं तो इनको हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में, यानी टू टाइप में। अब पहले कौन से? तो पहले वो जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट, ठीक है। यानी बहुत सारी बार नॉन बेंजीन वाले भी होते हैं, जैसे मैं पहले बता दूं कि भी उनको हम बोलते हैं बेंजेनोइड। जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं बेंजेनोइड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उनको? बेंजेनोइड। और जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉन बेंजेनोइड। अब वो भी उनमें भी है ना, अब हम उनको क्यों बोल रहे हैं कि भाई वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि उनके अंदर भी एक विशेष एरोमा है, एक स्पेशल एरोमा है, ओके। और उनमें भी डीलोकेलाइजेशन हो रहा है पाई बॉन्डिंग का। और भी क्या है, एरोमेटिकता का एक थ्योरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे आप यह प्रूव कर पाएंगे कि ये जो रिंग है वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आज हम इस पूरे सेशन में यही चीज ही पढ़ने वाले हैं। कोई रिएक्शंस नहीं करने वाले हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और ये हमें पढ़ना जरूरी है अगर हमें आगे बेंजीन पढ़ना है तो, क्योंकि ये बेंजीन की क्या है, नींव है। अगर नींव ही तैयार नहीं है तो आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। चलो, तो अब बेंजीनोइड का मतलब आप भी समझ गए कि भी इनमें क्या है, बेंजीन रिंग है। अब जैसे ये बेंजीन, एक तो ये खुद हो गया, एक जैसे मान लो ये भी एक तरह से एरोमेटिक है। और मैं कहूं कि भैया ये, इसको बोलते हैं टोलुइन। और 1 2 एंड और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। अब ये भी क्या है, एक एरोमेटिक है। अब नॉन बेंजोइड में क्या है कि वो एरोमेटिक तो है लेकिन जो उनकी रिंग है वो बेंजीन की जैसे हेक्सागोनल नहीं है, या मैं हिंदी में कहूं तो क्या नहीं है, वो षटकोणीय नहीं है, ठीक है। देखो हम हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी, हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे क्योंकि सभी को पढ़ने का अधिकार, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। तो हेक्सागोनल कौन सी? प्लेनर। प्लेनर हेक्सागोनल। क्यों भैया प्लेनर हेक्सागोनल? क्योंकि ये जो बेंजीन है, अब इस पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो ऐसे इसके ऊपर की साइड नहीं है। यानी कि मान लो जैसे ये इसको ही मान लो कि भैया ये बेंजीन की रिंग है, तो वो सारे हाइड्रोजन ऐसे नहीं लगे हुए, वो सारे हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए, जो भी इसके 6 ही जो इसके कोने हैं, एज है, उस पे ये ऐसे लगे हुए, ठीक है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हो गए ना सारे एक ही प्लेन में हो गए, यानी एक ही तल में, ऐसा मान लो कि बस एक ही प्लेन में सीधा। थोड़ा सा आप कंपाउंड्स को इमेजिन करना भी सीखो। इमेजिन करने से भी हम बहुत सारी चीजें हमें सोल्व हो जाती है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो किसमें है ऐसा मान लो भी, जैसे ये तो सारे क्या है, एक ही प्लेन में लगे हुए हैं। तो प्लेनर और हेक्सागोनल और षटकोणीय जो इनमें है, लेकिन इनमें नहीं है। इनमें मान लो जैसे ये वाली, ये जो है ये चीज, ठीक है, ये है, इसको हम बोलते हैं
पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है, हम पिरिडीन बोलते हैं इसको। और जो पिरिडीन है, पिरिडीन में ये इसको हम बोलते हैं कि एक हेट्रोसाइकिल है। देखो हेट्रोसाइकिल कैसे, कि भाई हेट्रो का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब कि एक कंपाउंड अलग आ रहा है, जबकि इसमें सारे कंपाउंड मतलब एक मॉलिक्यूल अलग आ रहा है, जबकि इसमें सारे एलिमेंट कार्बन के हैं, इसमें एक क्या है, नाइट्रोजन का है। अब ये भी एरोमेटिक है, एक विशेष गंध लिए है, और ये सारे के सारे इसमें भी डिलोकेलाइज्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कि भाई बेंजोइड वाले कौन से हैं और नॉन बेंजोइड वाले कौन से हैं, और सारे के सारे किस में रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं, उनमें पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज्ड रहता है। अब क्या है, अब क्या है कि भैया ये तो हो गई इनकी बात। अब हम बात करेंगे सीधी से, अपना जो मेन मुद्दा है वो है बेंजीन की, कि बेंजीन की प्रॉपर्टी क्या है, बेंजीन के सोर्स क्या है। क्योंकि बेंजीन जो है ना उसको हम नेचुरली ही बनाते हैं, हालांकि हम उसको लैब में भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हमें नेचुरली मिलता है। ये हमें पेट्रोलियम, जितने भी पेट्रोलियम मटेरियल है, पेट्रोलियम मैटर है अपना, उसके साथ ये हमें मिलता है। उसकी क्या कौन सी मेथड है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले बेंजीन पे चलते हैं। देखो बेंजीन क्या है, बेंजीन एक रंगहीन, ठीक है, याद रखना, रंगहीन यानी कि कलरलेस, ठीक है, कलरलेस कंपाउंड है। हाँ, एक गंध लिए हुआ था, हल्की सी थोड़ी सी पेट्रोल टाइप की इसके अंदर आती है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री है, और ये इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है कि जैसे अपना पेट्रोल जल्दी से आग पकड़ लेता है ना, उस चीज को हम बोलते हैं कि ये इनफ्लेमेबल है, यानी हिंदी में क्या, ज्वलनशील, ज्वलनशील है, क्या है, ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है, यानी जल्दी से क्या कर लेता है, ये आग पकड़ लेता है। ये सही भी है, जब इसका प्रैक्टिकल करते हैं तब भी काफी ध्यान रखना पड़ता है, मोबाइल वगैरह को दूर रखना पड़ता है। और ये क्या है, अब जो एरोमेटिक होते हैं ना, एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक को जब भी हम जलाते हैं क्या करते हैं, एक कांच की छड़ लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में उसको डुबो देते हैं, और फिर आग के ऊपर ले जाते हैं, तो काले धुएं यानी ब्लैक स्मोक के साथ जलता है। और जो भी मटेरियल ब्लैक स्मोक के साथ जल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एरोमेटिक है। और ये है ना, ये क्या है, वाटर से थोड़ा लाइट है, यानी पानी के ऊपर तैर सकता है, क्योंकि इसका होता है 0.87 सेंटीमीटर क्यूब, जो इसका घनत्व है, जो इसकी डेंसिटी ये है। और इसकी जो अगर मैं सोलिबिलिटी की बात करूं कि भाई इसकी मतलब सोलिबिलिटी क्या बोलते हैं जिसको, घुलनशीलता किसमें है, किसमें ये सोलेबल है, तो भैया ये वाटर में सोलेबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि इसके सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, एक ही प्लेन में है, और सारे हाइड्रोजन ही हैं, तो इसकी सारी की सारी क्या है, ये नॉन प्लेनर है, इसीलिए पेट्रोल, ईथर, एसीटोन और एल्कोहल, इनमें ये क्या है, सोलेबल है, इनमें इसका सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अब आपको एक बात बता दूं मैं, जो बेंजीन है वो स्टेबल, एकदम स्टेबल फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसमें 3 पाई युग्म मिलते हैं, अगर एक बार के लिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे सोचें तो, ठीक है, कितने पाई युग्म मिल रहे हैं, 3 पाई युग्म मिल रहे हैं। भाई 3 पाई युग्म तो है ना, ठीक है, वो डिलोकेलाइज्ड है, लेकिन है तो 3 पाई युग्म ही ना, इसलिए कितने पाई युग्म मिल रहे हैं, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर मिल रहे हैं। अब ये क्या है कि डिलोकेलाइज्ड की वजह से ये क्या करता है भैया, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। क्यों नहीं देता, क्योंकि ये डिलोकेलाइज्ड रहते हैं। तो भैया ये कौन सी रिएक्शन देता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कौन सी वाली, इलेक्ट्रोफिलिक, ओके, ठीक है। आप हमेशा याद रखो कि जब भी बेंजीन आए ये इलेक्ट्रोफिलिक देता है, और अगर इसके ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो इसकी
जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्या था कि ये बात तो हो गई भैया कि इसकी प्रॉपर्टीज, लेकिन जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो ऐसी नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसी है, तो ऐसी कैसे प्रूव हुई कि भैया इसमें डीलोकेलाइज हो रहा है, या मैं कहूं कि भाई कैसे हम ये प्रूव करें कि भाई इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। मतलब बेंजीन है ना, देखो जो बेंजीन है तो इसकी रिसर्च तो 1865 में फेराडे ने ही कर दी थी, ठीक है, किससे, कोलतार से, कोलतार से इसको अलग कर लिया था, और हमें पता चल गया था कि बेंजीन जैसी कोई भी और कोई कंपाउंड भी है, ठीक है, क्योंकि 1832 के अंदर हमने शुरू कर दी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन 1865 में आके हमें पता चला कि यार बेंजीन जैसी भी कोई चीज है, ठीक है, बेंजीन जैसा भी कोई मटेरियल है। लेकिन जो मेन मुद्दा आया था कि इसको क्या था, शुरू में ऐसा माना था कि ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, एक असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भैया 3 पाई बॉन्ड के पेयर हैं जो कुछ इस तरह से रहते हैं, ऐसा माना गया था 1865 में, जब फेराडे ने इसकी क्या की थी, इसकी रिसर्च की थी। तब तक हम यही मान रहे थे, लेकिन जब हमने रिएक्शन करवाई तो पाई बॉन्ड के जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से इसको एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए थी, लेकिन इसने एडिशन रिएक्शन ना देके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी। तो उसके बाद से इसकी स्ट्रक्चर पर रिसर्च होने लगे कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद हमारे एक बहुत ही बढ़िया शानदार वैज्ञानिक आए। कौन आए थे भैया, साइंटिस्ट, उनका नाम है केकुले, ठीक है, फेराडे, ठीक है, ये तो हो गया। केकुले आए 1867 में, और केकुले ने इसकी स्ट्रक्चर बताई कि भैया इसकी स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से रहते हैं, ठीक है, ठीक है भैया, वो आगे उन्होंने ये चीज बता दी, ठीक है, केकुले ने, ठीक है, ये केकुले, और उन्होंने कहा यार ये कुछ इस तरह से रहती, उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी बताई। ये लो, उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था डिवार। क्या नाम था भैया, उनका नाम था डिवार, और डिवार ने ये बताया था 1869 में। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसे होती है, ऐसे, और ऐसे पेयर होते हैं, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, ऐसे होते हैं, या फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी मतलब ऐसे होती है, और उन्होंने क्या कहा, ऐसे करके उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहा नहीं इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसे होती है। मतलब मेनली ये मान लो कि एक बॉन्ड बीच में होता है और 2 बॉन्ड साइड में होते हैं, जबकि केकुले ने कहा कि नहीं नहीं, इसके तो क्या होता है, उसमें कंजुगेशन होता है, एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो अब ये तो समस्या होगी। अब मान लो अगर एक साइंटिस्ट कहता था हम उसकी बात को मान भी लेते, अब यहां पे 2 आ गए, यानी कि कितने, 2 मत हो गए। तो अब इस चीज को कैसे सुलझाया जाए, तो इस चीज के लिए फिर क्या हुआ, एक मेथड अपनाई भैया। उस मेथड का नाम है थ्योरी ऑफ रेजोनेंस। क्या है भैया, थ्योरी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, थ्योरी ऑफ रेजोनेंस। अब थ्योरी ऑफ रेजोनेंस में क्या है कि आपको पता ही है। तो उस थ्योरी ऑफ रेजोनेंस में क्या हुआ कि जो कंपाउंड होता है उस पर क्या करते हैं, एक्सरेज का डिफ्रेक्शन करते हैं। किसका करते हैं, एक्सरेज का डिफ्रेक्शन करते हैं, डिफ्रेक्शन। तो उस डिफ्रेक्शन से हमें पता चला कि भैया कि जो क्या है, बेंजीन है, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, ये लो, ये बेंजीन है। एक बार के लिए हम भी इसको ही बनाते हैं क्योंकि अभी तक यही माननी है। तो उन्होंने पाया कि यहां पर जो कार्बन सिंगल कार्बन बॉन्ड और कार्बन डबल कार्बन बॉन्ड, तो ये तो है 1 मिनट, हाँ, तो देखो
इन्होंने कहा कि ये 139 के आसपास है, जबकि ये तो उतने होना चाहिए, और इनके बीच में जो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो 120 डिग्री है। यानी हमें पता चल गया कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन डबल बॉन्ड की जो मतलब जो दूरी आ रही है, जो बॉन्ड लेंथ आ रही है, यानी कि वो जो है ना का डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की आ रही, ना तो डबल बॉन्ड की है ना सिंगल बॉन्ड की है। यानी उन्होंने पाया कि भाई इसका मतलब इसके अंदर जो है सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, डिलोकेलाइज्ड रहते हैं, तभी तो बीच की आ रही है दूरी। और तो फिर उसके बाद क्या था कि इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों से फिर केकुले की जो स्ट्रक्चर है उसको मान्यता दी गई, और उसको मान्यता देने के लिए देखो क्या हुआ था, उसको मान्यता देने के लिए हमें क्या करा, हमने फिर इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाई। जो अनुनादी संरचनाएं आपको पता है कैसे बनाते हैं, हम लास्ट वाली बना लेते हैं। और फिर उन्होंने इस चीज का प्रूव किया कि इसकी स्ट्रक्चर है ना ये वाली ही रहती है। और जब हमें क्या हुआ कि एक होती है रेजोनेंस एनर्जी, यानी जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही स्टेबल होता है। तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो थी 36 कैलोरी पर किलो कैलोरी, KCl पर मोल, ठीक है। तो किलो कैलोरी इसकी मिली थी, और हमें केकुले ने जो इसकी एनर्जी बताई थी वो भी इतनी ही बताई थी कि भाई इसकी 36 किलो कैलोरी मोल होती है, इतनी एनर्जी पे ये स्टेबल रहता है। तो इस चीज के बाद हमने ये मान लिया था कि जो केकुले की जो स्ट्रक्चर है ये वाली मान्य है, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर सही है, इसमें पाई बॉन्ड ऐसे ही फैले हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी बेंजीन की प्रॉपर्टीज की बात। अब है कि इसकी सोर्स क्या है। मैंने कहा ना कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नेचुरली ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि यार ये नेचुरली मिल रहा है तो हम क्यों इसको लैब में बनाएं। तो इसके नेचुरल सोर्स में है कोल तार, देखो ठीक है, कोल तार। अब क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोल हमें सीधा नहीं मिलता, आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हमने जहाँ कुएं में खोदा और हमें पेट्रोल मिल गया, वहां पे हमें पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा लिक्विड होता है, ऐसा मान लो जैसे दलदल टाइप का, कीचड़ टाइप का। तो उसका हम क्या करते हैं, भंजक आसवन, क्या करते हैं उसका हम डिस्टिलेशन करते हैं उसका, किसमें, अब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। यानी क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं। तो 440 केल्विन टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम से कोल तार को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब अपना मेन क्या चीज है भैया, अपनी जो मेन चीज है वो कोल तार पे, इसमें बहुत सारे चीज अलग अलग टेम्परेचर पे अलग करते हैं, लाइट ऑयल वाइट, लेकिन आप एक बार के लिए अपना कोल तार पे आ जाओ, ठीक है। अपना मेन मुद्दा हमें नहीं हटना, मुद्दे से हमें नहीं हटना, ठीक है। हमने 440 केल्विन पर क्या कर लिया, 540 केल्विन पर हमें क्या कर लिया, हमने कोल तार को अलग कर लिया। अब हम कोल तार को ले आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है भैया, हमने यहां से कोल तार, अब हम क्या करेंगे कि कोल तार का प्रभाज्य आसवन करेंगे, ठीक है। अब अपने यहां अपना मुद्दा ये है, प्रभाज्य आसवन यानी इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी इसमें क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक चेंबर लेते हैं, ठीक है। यहां पे बनाता हूं मैं वो, यहां पे वो चेंबर बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज पता रहे, ठीक है, कि प्रभाज्य आसवन में क्या होता है कि एक चेंबर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होते हैं कि हम इनको गर्म करते हैं, ठीक है।
ठीक है, हमने क्या किया, ये होता है, यहाँ से हम इसको हीट देते हैं, यहाँ पर भी मान लो हीट देते हैं, तो यहाँ पे ये रहता है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं, अब हमने कोल तार को इसके अंदर भरा और उसको गर्म कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। जब हम उसको 340 केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमें एक लाइट ऑयल मिलता है। क्या मिलता है, लाइट ऑयल मिलता है। उसके बाद हमें थोड़ा हेवी मिलता है, उसके बाद थोड़ा मीडियम मिलता है, ऐसे करके हमें अलग अलग ऑयल मिलते हैं। और जब हम लाइट ऑयल को हम अलग करते हैं तो लाइट ऑयल से हमें 70% बेंजीन मिलता है। ठीक है, ये हो गया इसका नेचुरल सोर्स कि यहाँ से हमें बेंजीन मिलता है। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर हमें लैब में बनाना हो तो लैब में बनाने के लिए क्या होता है कि मैंने आपको कोल्बे रिएक्शन बताई थी जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट का क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। तो हमें क्या होता है, एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये लो, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गई भी इसको नेचुरली प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अब मुझे इसको लैब में प्राप्त करना है तो इसकी प्रयोगशाला विधि, ठीक है, ये हो गई प्रयोगशाला विधि, या आप कह सकते हो कि इसकी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि हम क्या करते हैं भैया कि ये हमारा जो सोडियम बेंजोइट है, ठीक है, सोडियम बेंजोइट समझ रहे हो आप, ये सोडियम बेंजोइट, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोल्ट। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट को हम क्या करेंगे कि इसको सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, ठीक है। अब सोडा लाइम के साथ हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहां से एक कम हो जाएगी चेन में से, तो ये लो चेन या साइकिल, ठीक है, और आगे जो भी हो हमें उससे क्या मतलब, ठीक है। तो हमें इससे, ये इसकी एक लैब की विधि है, प्रयोगशाला विधि है, लैब मेथड है जिससे हम बेंजीन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा। अब थ्योरेटिकल पार्ट भी कहीं कहीं आता है तो पढ़ना देखो जरूरी है, चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि भाई किसी भी चीज को समझने के लिए कहते हैं ना कि भाई बुक्स पढ़ो। अब बुक्स में लगभग कई बार थ्योरेटिकल पार्ट होता, अब इस थ्योरेटिकल पार्ट को जानना अपने लिए जरूरी था, क्योंकि भाई अब हमें क्या है कि मेन जो अपना मुद्दा है वो है बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस। लेकिन उससे पहले हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि भैया कि बेंजीन की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बेंजीन क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और बेंजीन का मैंने आपको बता दिया कि प्रीपरेशन रिएक्शन मान लो इसको, लेकिन बेंजीन को हम नेचुरली प्रिफर्ड करते क्योंकि वो हमें आराम से मिल रहा है पेट्रोलियम इनके साथ, क्योंकि भाई पेट्रोलियम में जो कोलतार होता है वो बहुत लास्ट में हमें मिलता है, ठीक है, लास्ट का मतलब सेकेंड नंबर, ये लास्ट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद पिच मिलता है, जिसका पिच का यूज हम क्या करते हैं, रोड वगैरह बनाने में करते हैं। लेकिन उससे पहले जो कोलतार मिलता है उसमें भी नेप्ता और ऐसे करके बहुत सारे, उसमें नेपथलीन, बहुत सारे एरोमेटिक, जो मतलब लगभग जो सारे ही एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन है वो हमें कोलतार से मिलते हैं। और उनका हम जहाँ भी उसका यूज होता है, जैसे जो बेंजीन है ना, ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन, मतलब एक सोलवेंट के रूप में इसका बहुत अच्छे से यूज होता है, क्योंकि ये लिक्विड के रूप में होता है। तो इसके अंदर हम जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको आराम से इसके अंदर सोलेबल कर सकते हैं। तो बेंजीन का, ये हमारा बेंजीन का यूज हो गया। और ये अगर हम बनाना भी चाहें तो बेंजीन को हम आराम से यहाँ पर बना सकते हैं इसकी। अब और एक और विधि जो आपको पता है, हमने कल पढ़ी थी, क्या एसिटिलीन की पॉलीमराइजेशन से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम 3, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी बेंजीन की क्या है, नेचुरली विधियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है मैं यही कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। धन्यवाद।